हम लोगों ने एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन वाले पार्ट तक कर लिया था। यस सर। अब है ना, नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स। नहीं, यहां तक कर लिया था, एग्रीमेंट्स ऑफ मैरिज, ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग्स यहां तक कर लिया था। लेट्स कम टू दिस पार्ट। आई एम सॉरी, द एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। कि सर या तो 10,000 रुपए दूंगा किराए पे या 12,000 रुपए दूंगा किराए पे। ठीक है, ये क्या अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं चलता है, एक बात बोलो। ठीक है, अच्छा, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट में if there is a way somehow that the things can be made certain, जैसे कि 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए दूंगा किराए किराए के, या भाई सर्टेन करना क्या, ये तो ये अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट है, तो ये सर वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, कि सर है ना, यदि कई बार ऐसा फिक्स होता है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में एक कार बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग प्राइस पे बॉइल डाउन नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस पे बॉइल डाउन नहीं कर पा रहे हैं कि ये बोलता है 20,000, सॉरी 2 लाख रुपए, ये बोलता है नहीं 2.5 लाख रुपए लूंगा, ये बोलता है नहीं 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, दोनों में इस बात को लेकर कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। तो सर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अपन एक थर्ड पार्टी हु इज अ कार वैल्यूअर, हु इज एन कार एक्सपर्ट, उससे अपन पूछेंगे, और वो जो प्राइस फिक्स करेगी ना थर्ड पार्टी, वो प्राइस फाइनल प्राइस होगी। थर्ड पार्टी जो प्राइस फिक्स करेगी वो प्राइस फाइनल प्राइस होगी। सर यहां पर कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है, भले ही प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुई है, भले ही प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुई है, पर यहां पर कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ध्यान रखना, ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया जहां पर थर्ड पार्टी प्राइस को फिक्स कर लिया। थर्ड पॉइंट, कि सर यदि किसी तरीके से अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी की तरफ बढ़ा जा सकता है, यदि कोई तरीका है जिससे हम अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़े, तो फिर इन दैट केस सर वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट नहीं रहेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है सर, कैसे, कि सर है ना, मान लीजिए हमारा मिदुष जो है, वीडियो ऑन किया नहीं आज मिदुष ने, तो हमारा मिदुष जो है वो एक ही तरीके के ऑयल में डील करता है, पहली सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, विदुष जो है वो 5 अलग अलग तरीके के एडिबल ऑयल्स में डील करता है। ये मूंगफली का तेल में भी डील करता है, राइस ब्रान ऑयल में भी करता है, सोयाबीन ऑयल में भी करता है, सरसों के तेल में भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 अलग अलग तरीके से ऑयल में वो करता है डील। सर मितुष के पास में कनव आया, बोला ये पकड़ 500 रुपए इसका तेल दे दे। ठीक है सर। सर यदि ये इस वाली सिचुएशन में 500 रुपए देके जा रहा है और 500 रुपए का तेल दे दे बोल के जा रहा है, बता ही नहीं रहा है कि है ना कौन सा वाला तेल, तो सर यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है। लेकिन सर यदि वो ये वाली सिचुएशन में बोल के जाता है जहां पर वो केवल एक ही ऑयल में डील करता है, मान लो मूंगफली के तेल में ही डील करता है और किसी तेल में डील नहीं करता है, अब कनव आता है बोलता है ये पकड़ 500 रुपए और तेल पैक कर देना 500 रुपए का। ठीक है, तो सर यहाँ सिचुएशन से ही हमने अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी का एलिमेंट निकाल लिया है, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई, यस और नो, कि सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। सर थर्ड पार्टी ने कभी प्राइस डिसाइड करने का बोला है थर्ड पार्टी की सहायता से, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहां कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। या फिर कई बार ऐसा होता है, मान लो कि हमारी श्रेया बियानी है, उसने एक जगह पे कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन किया, कंपनी ने उसको बोला यदि तूने इस साल के अंत में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो तेरी सैलरी के अलावा हम एक अच्छा सा एक टूर देंगे, अच्छा सा एक टूर देंगे।
या तो पहले डिफाइन कर लो कि तूने 10 लाख तक की सेल करी तो तेरे को अच्छे से टूर का क्या मतलब होता है। अच्छे से टूर का श्रेया बियानी तो सोच रही है कि मेरे को मिलेगा 5 स्टार होटल में ठहरने का, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में डाइन करने का, ठीक है, वो सब कुछ सोच लिया उसने, रोल्स रॉयस में घूमने का, अच्छा टूर देंगे के नाम पे। जबकि कंपनी ने सोचा 10 लाख की सेल कर देगी तो हम इसको एक 2 स्टार होटल में रुकवा देंगे, ठीक है, हम इसको नॉर्मल से वो कर देंगे, ऐसा ऐसा उसने लोअर क्वालिटी की बातें सोची। तो सर यहाँ पर अच्छे से टूर करवा देंगे या अच्छा पैसा दे देंगे, अरे नहीं, तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा है दूसरे के हिसाब से वो नॉर्मल या अजीबो गरीब हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट हो जाता है, इसलिए वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। बात समझ में आई? यस सर। तो सर ऐसा भी ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है तो वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। दिशी श्रेया बियानी मिदुष, दिशी श्रेया बियानी कनव, देवांश, श्रेया कर्नावट, सुहान गोयल। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? प्रिशा समझ में आ रहा है? जश शाह? यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्ड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत होते हैं। बियानी जी वीडियो ऑन कर लो। सर बियानी, एक सेकेंड। हाँ, देवांश जी को भी आ रहा है समझ में। सुहान गोयल इतने चार्मिंग है कि खुद को छुपा के रखते हैं सबसे, कि अभी कोई मेरे चार्म से अट्रैक्ट नहीं हो जाए, है सुहान गोयल? मुझे बहुत बुखार है 2 दिन अरे से। यार, किसकी नजर लग गई तेरी चार्मनेस को, एक तेरे को बुखार हो गया? मुझे ठंडा पी लिया बहुत। ठंडा पी लिया? ओके, क्या यार दीपावली खराब कर ली तूने एक ठंडे से। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ वेजरिंग एग्रीमेंट पे, ठीक है। हमारा सुहान गोयल है, सुहान गोयल ने अपने फ्रेंड, आज सुहान गोयल का फ्रेंड नहीं आया, दक्ष अग्रवाल, ठीक है, सुहान गोयल ने अपने फ्रेंड देवांश के साथ में एक बेट लगाई। क्या बेट लगाई, लगाते हो ना? कल यदि बारिश हुई तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, और यदि बारिश नहीं हुई तो तू मुझे 100 रुपए देना, ठीक है। सुहान गोयल ने अपने फ्रेंड फ्रेंड देवांश के साथ में 100 रुपए की एक बेट लगाई, कल बारिश हुई तो तू मुझे 100 रुपए दे देना, नहीं हुई तो मैं तुझे 100 रुपए दे दूंगा। ये क्या कर रहे हैं सर? बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग को यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो सट्टेबाजी कर रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, ठीक है। सर बैटिंग एग्रीमेंट्स, बैटिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं, दे आर नोन एज वेजरिंग एग्रीमेंट्स, दे आर नोन एज वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है जशा? ठीक है, यस सर, बैटिंग एग्रीमेंट्स को वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोला गया है। ओके सर। बैटिंग एग्रीमेंट्स में दोनों, क्या बैटिंग एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं? नहीं सर, इंडिया में बैटिंग एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट बोला गया है, ठीक है। इंडिया में बैटिंग एग्रीमेंट्स को, सट्टेबाजी को गलत माना गया है, वॉइड एग्रीमेंट बोला गया है। यस सर। इनफैक्ट सर, इन द स्टेट्स ऑफ, in the states of Gujarat and Maharashtra, in the states of Gujarat and Maharashtra, बेटिंग एग्रीमेंट्स को एक कदम आगे बढ़ के, बेटिंग एग्रीमेंट्स को एक कदम आगे बढ़ के क्या डिक्लेयर किया गया है? बेटिंग एग्रीमेंट्स को इलीगल एग्रीमेंट्स, एक कदम आगे बढ़ के इलीगल, ऐसा बेटिंग कर लिया जेल में डाल देंगे, ठीक है सर। बेटिंग एग्रीमेंट्स गुजरात और महाराष्ट्र में इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया में वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। पहला चैप्टर याद करो, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सर टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ाया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, उसके बाद में इलीगल एग्रीमेंट्स पढ़ाया था। क्या होते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स, कौन बताएगा? व्हाट आर इलीगल एग्रीमेंट्स?
खुद से वॉलंटियर करो, कौन बताएगा? सुहान गोयल, चार्मिंग पर्सनालिटी। यस, बता भाई, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होता है? So illegal agreements not enforceable by law, but they are forbidden by law and have punishment also. बिल्कुल, वॉइड एग्रीमेंट भी शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट्स भी शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट बनाए तो उसके लिए जेल में डाल दें ये जरूरी नहीं है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट्स बनाओगे तो जेल का रास्ता खुल जाएगा। ओके सर, इलीगल एग्रीमेंट्स आर अ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स इटसेल्फ। ये इतने गलत होते हैं कि इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा। कैसे सर? कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। यदि मैं आज प्रिशा के साथ में कोई एग्रीमेंट बना लेता हूं तो सर वो क्या होगा सर? मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास बोलता है कि सर एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ओके, लेकिन क्या माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाने के लिए मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा क्या? नहीं सर, माइनर के साथ में एग्रीमेंट बनाना गलत है, लेकिन उसके लिए मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कल को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं कि तू जेड का मर्डर कर दे, मैं 2 लाख दूंगा। सर ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, लेकिन ये कितना गलत है कि सर इतना गलत है कि ये इलीगल एग्रीमेंट है। यस और नो? सर ये भी शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही है, लेकिन ये इतना गलत है कि इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। सो इलीगल एग्रीमेंट्स आर अ टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इटसेल्फ, दे आर सो रॉन्ग दैट उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा आपको। तो ऐसा मैंने आपको एक लाइन वहां पर और पढ़ाई थी, all illegal agreements are void agreements. Yes, but all void agreements are not illegal agreements. क्या सारे गलत एग्रीमेंट्स के लिए आपको जेल जाना पड़ता है? नहीं। बट सारे इलीगल एग्रीमेंट्स तो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। सो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एक्सप्लेन, तो समझा लोगे अब अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देके? यस सर, ठीक है। तो सर इलीगल एग्रीमेंट्स, अच्छा अपन तो कर रहे थे वेजरिंग एग्रीमेंट्स। आ जाओ वापस, सट्टेबाजी करने में आजकल लोगों को बड़ा आनंद आता है। डब्लू, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। सर बेटिंग के लिए जो बनते हैं वो होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2 कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। यस सर। नंबर 3, बट इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, एक स्टेप आगे बढ़ के दे आर इलीगल एग्रीमेंट्स। यानी कि सर यहां पर किया ना गुजरात या महाराष्ट्र में तो आप जेल जाएंगे। ओके सर। सर ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पता लगेगा कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप लोग, मुझे नहीं पता कि सर है ना लॉटरी वगैरह चलाती है ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉटरीज चलाती है भैया, कि है ना लॉटरी टिकट समझते हो ना? 150,000 लोगों ने लॉटरी टिकट खरीदा और उसमें से 2 लोगों को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, बाकी सब सरकार के पास चला जाता है वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी सट्टेबाजी को, बेटिंग को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सर है तो ये वहां पर भी वॉइड एग्रीमेंट ही, ये बात ध्यान रखना, है तो ये वहां पर भी वॉइड एग्रीमेंट ही है। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है वेजरिंग एग्रीमेंट, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं काफी बार। ठीक है, यदि सरकार ने तुम्हारा लॉटरी का टिकट पे लॉटरी खुल गया और तुमको देने से मना कर दिया, क्या तुम सरकार को कोर्ट में घसीट सकते हो कि मेरा लॉटरी खुला था, इसने मेरे को पैसा नहीं दिया लॉटरी का? ना 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 ना, इसलिए नहीं घसीट सकते क्योंकि लॉटरी वाला एग्रीमेंट कैसा है, सट्टेबाजी वाला एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड एग्रीमेंट। क्या वॉइड एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं? नहीं सर, वॉइड एग्रीमेंट्स कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ओके जी, समझ में आया? सर बहुत वास्ट टॉपिक है ये, हम पढ़ेंगे इसको। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्रीमेंट्स, अब 9th और 10th को आपस में कंपेयर करना। वर्ड एग्रीमेंट्स के लास्ट 2 वेराइटीज, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले 10th वाला समझाते हैं, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। हमारा जज शाह है, ठीक है, हाँ सर, जज शाह किसी से वादा करता है, जज शाह किसी से वादा करता है, मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। ओके सर, तो
ये क्या है, और बदले में तू मुझे 5 लाख रुपए दे देना, मैं तेरे लिए आसमान से चांद का या फिर सितारे का एक टुकड़ा तोड़ के लाऊंगा और तू मुझे 5 लाख रुपए दे देना। ओके, मिस्टर एक्स के साथ में या मिस एक्स के साथ में। ओके, तो अब ये बदले में क्या है, मतलब ये क्या है, इस दिस इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। क्या कोई आसमान से जाके सीढ़ी लगा के या रॉकेट में जाके चांद तारे तोड़ के ला सकता है क्या? नहीं सर, दिस इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट है? सर ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? यस सर। तो 10th वाला क्या हुआ, आप यदि ऐसे एग्रीमेंट्स बना रहे हैं जिनके काम को करना इम्पॉसिबल है तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 9 पे। एग्रीमेंट्स विच आर कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स। Agreements which are contingent or dependent upon impossible events. Sir, जश शाह और इसका जो फ्रेंड है मान लो कनव, यस सर, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या? मेरा शिप, रात को 8 बजे एग्रीमेंट हुआ, मेरा शिप लंदन से इंडिया आ रहा है, मेरा शिप लंदन से इंडिया आ रहा है। उस पे जो 100 कंटेनर हैं उसमें से 10 कंटेनर में तेरे को 10 लाख रुपए में देने का वादा करता हूँ। 10 कंटेनर में तेरे को 10 लाख रुपए में देने का वादा करता हूँ। ऋचा जी क्या हो गया, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हम्म कुछ नहीं सर, मम्मी बोलना है कि ये क्लास के एंड में टाइम डिस्कस करने हैं बोल। ठीक है। तो सर उसमें मैं 10 लाख रुपए में तेरे को 10 कंटेनर देने का वादा करता हूँ। सर लेकिन इन लोगों को ध्यान ही नहीं है कि शिप तो ऑलरेडी डूब चुका है 6 बजे ही। सो दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज कंटिंजेंट ऑब्लिक डिपेंडेंट upon an impossible event, upon an impossible event. What is that impossible event? शिप का आना फ्रॉम लंदन टू इंडिया अब इम्पॉसिबल हो चुका है। द इम्पॉसिबल इवेंट इज, जिस इवेंट के ऊपर बेस देना कि जब मेरा शिप आएगा तो मैं तुझे उसमें से 10 कंटेनर दूंगा 10 लाख रुपए में। सर तो अब शिप कभी आ ही नहीं सकता। सो दिस एग्रीमेंट इज डिपेंडेंट या कंटिंजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज शिप का आना। ठीक है, तो सर जब वो इम्पॉसिबल इवेंट जिस चीज के ऊपर बेस किया है वही पॉसिबल नहीं है, वही इम्पॉसिबल हो गई है, तो क्या आप अपना ये वादा 10 कंटेनर देने का निभा पाएंगे? नहीं सर, वो भी फिर नहीं निभा पाएंगे। सो दिस इज एन एग्रीमेंट विच इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट, हेंस अब ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। तो इसमें अपने को 4 अलग अलग वैरायटी पढ़नी रहेगी रे। एग्रीमेंट्स डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंट इवेंट, एग्रीमेंट्स डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंट इवेंट, ऐसे करके पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे इसमें। बट ये मोटा माटी ये आपका ये था कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स की 10 वैरायटीज बताई हैं। ओके सर, आपके मॉड्यूल में जो वॉइड एग्रीमेंट वाला पोर्शन है उसमें इसमें से जो मैंने बताई उसमें से एक दो कम ही मिलेगी आपको पूरी लिस्ट में से। मैंने थोड़ी ज्यादा बताई है एक दो आपको, क्योंकि जब अपन पढ़ ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़े ना। ठीक है, हमने इसमें से 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, इनकम्पिटेंट पार्टीज के साथ में। सर माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेकंड, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाला तो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है सर। मिस्टेक वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं सर। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन और उसके एक्सेप्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं सर। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ग्रीन वाले जो है ना, अब अपन इस चैप्टर में केवल वो ही डिस्कस करेंगे। आइए, एग्रीमेंट्स द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। सर अनलॉफुल तो अपन ने कर लिया था, अनलॉफुल इन पार्ट वाला नया था, उसके लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि क्या, कि सर यदि लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट सेपरेबल हैं तो लॉफुल पार्ट तो वैलिड रह जाएगा, अनलॉफुल पार्ट वाला पोर्शन वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। यस सर, हाँ सर। लेकिन सर यदि लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट जो हैं वो सेपरेबल नहीं है
तो पूरा ही एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल दिया था कि सर श्रेया बियानी और उसकी फ्रेंड सुया कर्नावट में एग्रीमेंट हुआ कि वो 2 किलो तो अफीम देंगी इसको और 100 किलो चावल देगी, राइस देगी। कितने रुपए के लिए? दोनों 2 लाख रुपए के लिए। क्या सर लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट सेपरेबल है? पता पड़ रहा है क्या किसके लिए कितना रुपया है? नहीं सर, पता नहीं पड़ रहा है। जो पता पड़ता, यानी कि ऐसा कि 2 किलो अफीम के लिए 1 लाख और 100 किलो राइस के लिए 1 लाख, तो फिर ये लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट आपस में सेपरेबल है। तो सर ये वाला तो इलीगल है, तो ये तो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट और ये वाला वैलिड चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। यस, ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। देवांश पढ़ना चालू कर हमारे लिए। Agreement, the object or consideration of which is unlawful in part, section 24. When a legal part of contract can be separated from illegal part, the illegal part can be rejected and legal part can be retained and executed. But where illegal part cannot be separated, then the whole contract is void. कॉन्ट्रैक्ट बोले तो एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, आ गया नेक्स्ट सर। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। क्या सर जो भी एग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोकता हो वो वॉइड एग्रीमेंट है। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जिंदगी भर, किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ये सारे एग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स है जो किसी को शादी करने से रोकते हैं, सिवाय एक के। यदि कोई एग्रीमेंट किसी माइनर को शादी करने से रोकता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं। आओ भाई पढ़ो। Agreements in restraint of marriage, section 26. Every agreement in restraint of marriage of a person other than a minor is void. So if a major aged person agrees not to marry for some consideration, the promise is not binding and considered as void agreement. Note: both complete and partial restraints on marriage are void. First, complete restraint is which prevents a person from marrying altogether, and partial restraint is preventing a person from marrying a particular person or a person of particular class or from marrying for a fixed period. ठीक है, कंप्लीट रिस्ट्रेंट तो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। ओके, पार्शियल रिस्ट्रेंट कि सर पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं या पर्टिकुलर क्लास के पर्सन से शादी करने से रोक रहे हैं कि उस कास्ट में नहीं करेगा, यदि तू उस कास्ट में नहीं करेगा तो हम तेरे को 3 लाख देंगे। अरे शादी करने से रोक रहा है ना, तो वॉइड एग्रीमेंट है। और फ्रॉम मैरिंग फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी कि अगले 5 साल तक नहीं करेगा तो हम तेरे को 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, चाहे कंप्लीट रिस्ट्रेंट हो चाहे पार्शियल रिस्ट्रेंट हो, बोथ कंप्लीट एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट्स ऑन मैरिजेस आर वॉइड। ठीक है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स हैं। तो यदि लड़की के फादर से चेक भी ले भी लिया 50 लाख रुपए का कि नहीं करेंगे, ठीक है, और जाके कर लेते हो, तो वो जाएगा कोर्ट में, फादर साहब जाएंगे कोर्ट में, देखो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, अब ये मुकर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट गएगा। ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोके वो वॉइड एग्रीमेंट है, कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, इसलिए गलत एग्रीमेंट है, जाइए घर बैठिए। ठीक है सर। अब मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल और दिया था कि सर जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ, मजाक की बात अलग है, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में कई बार आपको ये फेस करना पड़ेगा। आप कहीं जॉब करने जाएंगे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, 1 2 3 4 5 50 टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें से एक है आप अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, साइन कर लिया आपने, मान लो यहाँ साइन कर लिया, ओके सर। सर लेकिन जाके आपने तीसरे साल शादी भी कर ली, ओके सर, तो क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? नहीं सर, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइन, लेकिन जो किसी को पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से रोक रहा हो वो वॉइड एग्रीमेंट है, उतना सा पार्ट वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। हाँ, एयरलाइंस वाले जब ये डालते हैं, एयर हॉस्टेसेस और इनके लिए, सर गलत है, वो शादी करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, हाँ अलग सिचुएशन ये है, आपने शादी करी और आप जॉब छोड़ के गए, तो आप वो जो है हमको हमारी ट्रेनिंग फीस लौटाएंगे और हमने जो आप पे इन्वेस्टमेंट किया वो लौटाएंगे। हाँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो आपको लौटाना है तो वो उसके लिए लीगल बाध्यता हो सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर शादी करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, ये केवल डराने वाली बातें होती हैं, तो डरना मत।
जब कभी भी जॉब वॉब देखने जाओ तो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना, देखना, निकलने का रास्ता हो तो साइन कर देना, नहीं निकलने का हो तो उस हिसाब से डील करना। नेक्स्ट, सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखो मैंने आपको कल बोला था ना, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आर्टिकल 19(1)(g) से हमें हमारा राइट मिलता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सर ट्रेड एंड कॉमर्स में बिजनेस ऑफ प्रोफेशन भी आ जाता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल का जो इंडिया में सिटीजन है उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है हमारे लॉ, हमारे लैंड का। हर लॉ को उसके उसमें होना चाहिए, हर लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही बनना चाहिए, उसकी भावनाओं के, उसके सेक्शंस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस को क्या बोलते हैं अपन? आर्टिकल्स बोलते हैं, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। सो आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्ड्स द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए आपको फ्रीडम है कि आप भारत में कहीं भी अपना ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, कॉमर्स कर सकते हैं। भारत में कहीं का ये मतलब नहीं है, कल भी मैंने बताया था, अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये सड़क भी तो जो जा रही है एक सिटी से दूसरे सिटी, ये भारत के बीच में, तो भारत में कहीं भी राइट मिला है, मैं तो इस सड़क में खड़ा होके आलू ले लो, गाजर ले लो, बेचूंगा, ऐसे करूंगा, ताकि भले ट्रैफिक चले, मुझे उससे क्या मतलब, मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन का। ना 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 सर, कानून के दायरे में रह के ये आपको राइट है, कई जगह नहीं भी करना है तो नहीं भी करना है, ठीक है। चलिए, पर सर राइट आ कहाँ से रहा है? इधर से। तो ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को, मिस्टर एक्स और वाई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जो किसी को काम धंधा करने से रोक रहा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि सर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर आर्टिकल 19(1)(g) बोलता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भारत के हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रेड में बिजनेस, प्रोफेशन सब आ जाता है। तो सर ऐसे एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोके हैं सर, वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। हाँ, इसके एक्सेप्शंस हैं, जहां आपने गुडविल बेची है तो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ में रोका जा सकता है, नहीं तो अगले वाले ने, जिसने आपकी गुडविल खरीदी है, वो उस गुडविल का मजा कैसे उठाएगा धंधा करने में? अगले दिन से आप सेम धंधा वापस खोल के बैठ गए तो। इसलिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोर और लेस कहानी ये है, एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। बोलो रे, समझ में आया? समझ में आया? देवांश, सुहान, विदुष, कनव, श्रुति करतड़े, प्रिशा, प्रिशा जी, प्रिशा जी, यस सर। समझ में तो यस सब सर। आता है, समझ में तो सब आता है, लेकिन जब टीचर पूछे तो वापस मुंह से प्रोसेस होके दिमाग में मुंह से निकलना भी चाहिए, वो क्यों पार्ट गायब हो जाता है रे? हम्म। सर मैं बेचारी काम के बोझ की मारी, ठीक है, मैं 12वीं की भी पढ़ाई करूं, मैं सीए की भी पढ़ाई करूं, मैं क्या क्या करूं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की इतनी ज्यादा है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट सम पॉइंट इन टाइम, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये केवल प्रशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, सीए इज ऑल अबाउट टेकिंग प्रेशर। सीए की स्टडी इज ऑल अबाउट टेकिंग प्रेशर। तुम बिलीव नहीं करोगे, पहले क्या होता था, मैं बता चुका हूं आपको कि सर पहले एंट्री पॉइंट जो था ना, फाउंडेशन, अंदर घुसने का रास्ता आसान था, लेकिन जहां पर बच्चा इंटर और फाइनल में इतनी बार मर जाता था कि वो 25 साल का होके सोचता था यार सीए तो हो नहीं रही है, अब क्या करूं, नोवेयर, कहीं का नहीं रहता था। तो इन्होंने एंट्री पॉइंट ही इतना डिफिकल्ट बना दिया कि अब आप छन के आ रहे हो अंदर, करने लायक हो तो ही अंदर आओगे, नहीं तो यहीं पर रुक जाओगे। अच्छा, उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, इंटर और फाइनल कोई आसान खीर नहीं है कि उठाई और चावल की खीर खा लिया आपने। इधर और प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर आएगा कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि जिंदगी में हो क्या रहा है। इसलिए है ना, सीए इज ऑल अबाउट टेकिंग प्रेशर। ये टेस्ट है आपका, 12th प्लस फाउंडेशन करोगे तो आप कर लोगे इंटर और फाइनल भी बहुत आसानी से, कोई आपको दुनिया में माई का लाल नहीं रोक सकता है, यदि आपने ये प्रेशर और ये प्रेशर साथ में लेके फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो। सच बात बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ,
विश्वास करना आपकी ड्यूटी है मेरे पे, ठीक है। चलो आ जाओ। इसलिए चाहे रात के 12 बजे, चाहे 1 बजे, रोज का काम, रोज के टारगेट्स रोज पूरे करके ही सोना है। बस एक मूड बना लो, अभी तुम यंग चैप हो सबके सब, यू ऑल आर यंग चैप्स। आप नींद की कमी झेल सकते हो, बूढ़े हो जाओगे ना तब नहीं झेल पाओगे। अभी कर सकते हो तो अभी डबल मेहनत कर लो, बाद में मस्ती कर लेना एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में। चलिए आ जाओ नेक्स्ट। तो सर ये समझ में आया? यस सर, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं। पढ़ना स्टार्ट कर भाई देवांश। Agreements and Restraint of Trade, Section 27. According to Section 27 of Indian Contract Act 1872, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void. This is because Article 19(1)(g) of the Constitution of India regards the freedom of trade and commerce as a right of every individual. Therefore, no agreement can deprive or restrain a person from exercising such a right. स्टॉप। तो सर लॉफुल एग्रीमेंट, लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही है ये। कल को हमारी ऋचा बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 19(1)(g) से मुझे कोई भी काम धंधा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन इंडिया में करने का दिया है, तो मैं तो चरस गांजे का धंधा करूंगी, ठीक है। अरे ये आपको इसलिए राइट दिया गया है कि आप लॉफुल प्रोफेशन, लॉफुल ट्रेड या लॉफुल बिजनेस के लिए ये फ्रीडम का फायदा उठा सकते हो, अनलॉफुल के लिए नहीं उठा सकते हो, इलीगल के लिए नहीं उठा सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है ओनस ऑफ प्रूफ। एक बार इसको पढ़ फिर समझाता हूँ। Onus of proof, where an agreement is challenged on the ground of its being in restraint of trade, the party supporting the contract must show that the restraint is reasonably necessary to protect his interests, and the party challenging the contract must show that the restraint is injurious to the public. ठीक है सर। कई बार चैलेंज होते हैं कि इसने हमको काम धंधा करने से रोक दिया, ओके। तो सर इसमें कोई वो बात नहीं, ये भी अपना पक्ष रखेगा, ये भी अपना पक्ष रखेगा, ठीक है सर। तो सर जिसने रिस्ट्रेंट लगाया है दूसरी पार्टी पे कि तू ये काम धंधा नहीं करेगा, उसको ये शो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि ये इस कारणों से नेसेसरी है, अदरवाइज मेरे धंधे का कोई, मेरी डील, हम दोनों की डीलिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे कि जब पार्ले से बिस्लरी किसी ने खरीदा था तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि अगले 5 साल तक आप बॉटल बिजनेस में वापस नहीं आएंगे इंडिया में, क्योंकि पूरे इंडिया में आपका काम है, ठीक है सर। जोग्राफिकल लिमिट्स के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इंडिया के बाहर थोड़ी लगाया सर। रीजनेबल एज टू टाइम पीरियड लगा दिया, हाँ अगले 5 साल में हो सर। और द सेम बिजनेस लगाया, उसी बिजनेस के लिए लगाया जो बिजनेस उनसे परचेज किया था, उसकी गुडविल परचेज करी थी। तो सर इसका बेनिफिट लेने के लिए नेसेसरी है, तो ये तो प्रूव करेगा, देखो जब तक ये रिस्ट्रेंट नहीं लगाया जाएगा तब तक ये मेरे गुडविल खरीदा हुआ, बिस्लरी ब्रांड खरीदा हुआ कोई मतलब नहीं है। ये तो अगले दिन आके खड़ा हो जाएगा, फिर लोग इसी से खरीदेंगे, फिर मेरा खरीदे हुए का मतलब क्या। और जबकि ये जो है इनको प्रूव करना होगा नहीं ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, ठीक है। तो दोनों को अपनी अपनी बातें करनी होंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोड़ो इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। कुछ एक्सेप्शंस है, मैंने आपको कहा था ना बेसिक रूल क्या है, एग्रीमेंट जो किसी को काम धंधा करने से रोकते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर यदि 2 जने एग्रीमेंट बना रहे हैं जिधर एक को काम धंधा करने से रोका जा रहा है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि इस रूल के एक्सेप्शंस हैं, एज सिंपल एज दैट। मिदुष क्या हो गया? सर ओनस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ओनस मींस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। चलिए तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, जो किसी को काम धंधा करने से रोके वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स, लेकिन सर एक्सेप्शंस हैं, रोकने के बावजूद भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं सर। एक्सेप्शंस टू दिस रूल, ओके सर। 2 पार्ट्स में एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है खुद कानून में ही सेक्शन दे दिए हैं कि आप ये काम यहाँ किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हो। स्टैट्यूट मींस लॉ,
लॉ में ही सेक्शंस दे दिए गए हैं कि आप किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हैं। एंड एक्सेप्शंस अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि देखो केस लॉ से हमने निकाला कि यहां पर भी आप किसी को काम धंधा करने से रोक सकते हो, जैसे कि मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में निकाला था ना कि एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड। उसी तरीके से कई बार जजेस डिसाइड करते हैं केस लॉ के थ्रू कि भाई यहां पर भी रोका जा सकता है। तो एक बार सेम लिंक पे वापस रिजॉइन करो तो आगे समझाता हूँ।